नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं रोहतक के सीनियर वकील एडवोकेट प्रदीप मलिक जी। मलिक साहब से आज हम बातचीत करेंगे जो भिवानी में मनीषा टीचर का मामला है। काफ़ी दिनों से, आज पूरे 10 दिनों बाद मनीषा का जो शरीर है वो पंचतत्व में विलय हो गया है। 11 तारीख को मिसिंग हुई थी, 13 तारीख को बॉडी मिली थी। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, वो हम सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने जांच की, उसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मामला पूरी तरह लीगल हो गया, कोर्ट रूम में मामला चला गया। मैं इससे पहले इंटरव्यू शुरू करूं, मैं मलिक साहब के बारे में बताऊं। मलिक साहब वो सीनियर वकील हैं जिनको हरियाणा का राम जेठमलानी भी कहा जाता है, क्योंकि 2015 के अंदर नेपाल युवती का जो मामला था वो भी कुछ इसी तरीके से था। बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पर नहीं थी, सब ने नकार दिया था, लेकिन मलिक साहब ने 7 लोगों को दोषी करार के साथ फांसी की सज़ा दिलवाई थी। और उससे कुछ दिन पहले नवंबर 2014 में 2 बहनों वाला रोहतक सिस्टर, सोनीपत सिस्टर्स करके गूगल में आपको मिल भी जाएगा, उसमें जिन 2 लड़कों पे आरोप लगाया था उनको मलिक साहब ने बरी करवाया था। तो मलिक साहब लीगल फील्ड के अंदर जाने माने नाम है और मनीषा वाले केस में अभी तक खुल करके लीगल पहलू सामने भी नहीं आया। तो आज हम मनीषा वाले केस में लीगल पहलू पर बात करेंगे। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, देखो, बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुना भी जा चुका है, पुलिस ने अपनी थ्योरी बताई है, लोग अपनी थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन आप लीगली इसको कैसे देखते हो? देखिए सत्संग भाई जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार मेरा। मैं यहाँ सिर्फ लीगल और इन्वेस्टिगेटिव पार्ट पे ही बात कर सकता हूँ। काफ़ी दिन से ये मामला मैं देखता आ रहा था, लेकिन मैंने जानबूझ के कभी इस पर अपने कमेंट नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को अवेलेबल हुए। मैंने उनको बहुत गहनता से उनको अध्ययन किया, सारा चीज़ मैंने देखी उसके अंदर। तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, मामले को घुमाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको किसी एसपी का ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को बदल दीजिए। आपने देखा कि इन्वेस्टिगेटर ठीक काम नहीं कर रहा, उसको हटाया किसी और। हरियाणा पुलिस के अंदर किसी इन्वेस्टिगेटर की कमी नहीं है, बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेशन है। जो आपने अभी जिक्र किया जिसका नेपाली लड़की का, वो यहाँ रोहतक की एक CIA की और क्राइम ब्रांच की टीम ने ही उसको सॉल्व किया था, जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली किया गया था। एक एक एस्पेक्ट को हमने बैठ के उसके अंदर डील किया था और वो उसको हमने कामयाबी तक भी पहुंचाया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेटर यहाँ के कुछ चाहते तो ना हो पाता। अब इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट से अगर मैं शुरू करूं तो केस को सारे को एक्यूज्ड के हक में पहले ही भेज दिया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई, एक भिवानी ने की, वो 1 दिन के बाद की है। जिस दिन डेड बॉडी मिली 13 को मिली, 14 को उन्होंने वो किया। उनके हिसाब से डेथ 2 दिन के पहले हुई थी। मेरे हिसाब से डेथ में और पोस्टमार्टम में 24 घंटे से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्संग भाई, एक साइंटिफिक पहलू होता है कि जैसे ही डेड बॉडी की डेथ कोई मिलती है, उसके ऊपर मक्खियाँ अपने अंडे देने शुरू कर देती। वो इमीडिएटली 2-4 मिनट से लेकर 3 घंटे के बीच में आ जाते हैं, और 24 घंटे के बाद उसमें मैगट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मांस के कीड़े जो होते हैं वो 24 घंटे बाद डेवलप होते हैं। इसकी बॉडी पे मक्खियों के अंडे पाए गए, लेकिन मैगट्स नहीं पाए गए। बरसात का मौसम है, डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी शुरू होती है। अगर ये इससे ज़्यादा का कुछ समय होता तो मैगट्स आ चुके होते। तो डेथ का जो पीरियड है वो बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम 2 दिन कुछ शायद उन्होंने ज़्यादा दे दिए, उससे कम ही समय रहा है। मैगट्स फॉर्मेशन नहीं हुई थी। फिर अगर मैगट्स फॉर्मेशन नहीं हुई थी, 24 घंटे का वक्त नहीं था, तो जो बॉडी की ये कंडीशन बता रहे हैं, डिकम्पोजिशन की जो स्टेज बता रहे हैं, वो स्टेज नहीं हो सकती। इतनी फास्ट डिकम्पोजिशन खुले एरिया में बहुत मुश्किल है। एनक्लोज्ड स्पेस हो, बंद वो है जहाँ पे हवा वगैरह कोई चीज़ नहीं आ रही, वहाँ पे डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगी। बाहर खुले में है जहाँ पे नेचुरल एयर का फ्लो है,
वहाँ डिकम्पोजिशन ज़्यादा देर में होगी, बशर्ते कोई बारिश वगैरह ना हुई हो, कुछ वो भीगी ना हो, जबकि वो पता चल रहा है उसकी बॉडी से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। तो इस एस्पेक्ट को पुलिस ने नहीं देखा और ना ही डॉक्टर्स ने देखा। मैं भिवानी वाले डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि वो सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो फॉरेंसिक के अंदर एक्सपर्ट नहीं है जी। उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी डिटेल के अंदर वो चीज़ें बताई हैं जो कि शुरुआती तौर पे होनी चाहिए थी। 3 इंजरीज उन्होंने बताई, ये गर्दन पे, दोनों घुटनों। अब उन घुटनों वाली इंजरीज को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, उसके बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं की। जहाँ उसकी बॉडी मिली है वो सॉफ्ट सरफेस है, लगभग गीली मिट्टी है वहाँ घुटनों के बल गिरने से घुटनों पर चोट नहीं आ सकती। वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर घुटनों के बल या तो गिरी है या गिराई गई है। अब वो गिराई गई है अगर वहाँ पे हार्ड सरफेस पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग निशान या स्क्रैच या कट उसकी सलवार पे भी आना चाहिए था, जो कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रिजम्पशन ये करेगा कानून कि उस वक्त उसने वो सलवार नहीं पहन रखी थी। अब ये चीज़ सामने आ जाती है तो हम इससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है एंटीरियर एस्पेक्ट से उसकी सलवार फटी हुई थी, उसका नाड़ा खुला हुआ था, मार्क्स ऑफ एग्रेशन उसकी सलवार पे और उसके अंडरवियर पर थे। ये इंडिकेट करते हैं कि या तो ज़बरदस्ती कोई उसकी सलवार उतारने की कोशिश कर रहा था और वो उसको उतारने नहीं देना चाहती थी, या डेथ के बाद फोर्सिबली उसको वो सलवार पहनाने की कोशिश की जा रही थी। कोई भी बात हो सकती है। ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं, जबकि कमीज़ के ऊपर कोई निशान नहीं, कमीज़ को नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ सलवार को छेड़ा गया है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कहती है कि सेक्सुअल असॉल्ट की गुंजाइश यहाँ पे बन गई। दिस इज़ सेक्सुअल असॉल्ट, ये एक सर्कमस्टांस बन गया उसका। जब एक सर्कमस्टांस सेक्सुअल असॉल्ट का ये बन गया तो रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स का ये कहना, जबकि मैं कहूँगा डॉक्टर्स ने नहीं कहा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो MS साहब जो थे वो पेडियाट्रिक्स के जो उस कमेटी के चेयरमैन बना रखे हैं, वो फॉरेंसिक से रिलेटेड ही नहीं है। उन्होंने आके दावा कर दिया कि जी सीमन नहीं मिला, इस वजह से रेप रूल आउट है। सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कट कहता है प्रेजेंस ऑफ सीमन इज कम्प्लीटली इमैटेरियल, वो है या नहीं है वो उसका कोई मतलब ही नहीं। आप ये कह ही नहीं सकते सीमन नहीं है कि तो इसका मतलब रेप नहीं है। रेप के और अदर सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ विक्टिम बताने लायक नहीं है, इसलिए सर्कमस्टांशियल अदर जो एविडेंस है उसी से गैदर किया जाएगा। और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी की सारी पॉइंट आउट करती है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश, स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। अब उस पे आएंगे। अब यहीं से शुरू हो जाता है मामले को छुपाने की कोशिश। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट वेजिनल स्मीयर की तो बात करती हैं कि उन्होंने वेजिनल स्मीयर लिया है, एनल स्मीयर लिया है, लेकिन वेजाइना की कंडीशन क्या थी ये कोई नहीं बताता। वहाँ पे कोई मार्क्स ऑफ वायलेंस थे, रेडनेस थी, नहीं थी, क्या था, कुछ के बारे में कम्प्लीटली साइलेंट है, चेक ही नहीं किया वो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर यही पूरी है रिपोर्ट जो मेरे पास है तो उसमें वेजाइना का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ स्मीयर लिया हुआ है। वो अंदर से वो स्मीयर के लिए तो आपको स्पर्मेटोजोआ के लिए जाता है, वो वहाँ से पता चल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आने के बाद गर्दन का स्कैवेंजर जो है उन्होंने खाली कर दिया, ठीक है खा सकते हैं, लेकिन जानवर जो है वो बड़ा सेलेक्टिव होता है, पर्टिकुलरली जो जानवर यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। स्कैवेंजिंग के लिए आपको गिद्ध हो सकती हैं, गिद्ध हरियाणा के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी, हरियाणा में गिद्ध है ही नहीं, उस एरिया में या रोहतक में कहीं नहीं मिलेंगे आपको गिद्ध। गिद्ध खा सकती है, कहीं से भी सारे पोर्शन को ले जाएगी वो। हाइनाज हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, भेड़िए नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको मिलेंगे गीदड़ या कुत्ते। अब वो गांव के आसपास का इलाका है, खेतों का इलाका है, तो उसका भी प्रेजेंस रूल आउट की जाती है क्योंकि गांव के कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नहीं आने थे गीदड़ को। तो ये अगर पॉसिबिलिटी है स्कैवेंजिंग एनिमल की तो वो सिर्फ कुत्ते की है। अब कुत्ते आपने देखा होगा सेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस केमिकल जो है पॉइजन था, जो पेस्टिसाइड वो खाया है, तो उसके अंदर एक केरोसिन टाइप की स्मेल होती है जो बॉडी से आती है, उसके नज़दीक कुत्ता नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उस पोर्शन पे जाएगा, और वो एक नॉर्मल और नेचुरल कोर्स भी है, बॉडी पे जहाँ पे फ्लैश सबसे ज़्यादा होगा वो उस पोर्शन को खाए। हार्डेस्ट पोर्शन, कंसील्ड पोर्शन
क्यों, हमारी चिन और चेस्ट के बीच में दबा हुआ होता है गर्दन का हिस्सा, और वहाँ मैक्सिमम हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, वहाँ फ्लैश नहीं है। चेहरे पे भी मिनिमम फ्लैश होता है। उसकी थाइज, उसकी काव्स, उसकी हिप्स, जहाँ पे मैक्सिमम फ्लैश था, वहाँ पे कुत्तों के पंजों के निशान भी नहीं। द बॉडी वॉज कम्प्लीटली क्लीन। जो कपड़े उसने पहन रखे थे दे वर कम्प्लीटली क्लीन, उन पे कहीं कोई धागा भी बाहर नहीं निकला हुआ है। और जानवर जब अटैक करते हैं वो ये देख के नहीं करते कि इस पर्टिकुलर पोर्शन को ही मेरे को खाना। इस चीज़ पे आने के बाद फिर गर्दन ही क्यों, वो इसलिए कि जब सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, ये एक प्रिजम्पशन है जो हम अपनी प्रिजम्पशन पे लेके चलते हैं, और ये दिखाई दिया कि लड़की काबू से बाहर जा रही है, तो उसको स्ट्रेंगुलेट किया गया कहीं और ही, वहाँ उस जगह तो ये हुआ ही नहीं है। यहाँ तो बॉडी फेंक के गए, यहाँ पे कोई नहीं है। दिस इज नॉट सीन ऑफ क्राइम। सीन ऑफ क्राइम कहीं और है, किसी रूम में, किसी ऐसी जगह जहाँ की पक्का फर्श है। वहाँ पे उसको थ्रॉटल किया गया या स्ट्रेंगुलेट किया गया, जिससे अब क्या होता है, जब स्ट्रेंगुलेशन आप करते हैं, पर्टिकुलरली मैं स्ट्रेंगुलेशन पे इसलिए कह रहा हूँ, तो उससे हाइड बोन टूट जाती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हाइड बोन टूटती है, जिससे डेथ होती है। इसकी भी हाइड बोन गायब है। स्ट्रक्चर्स जितने हैं वो सारे के सारे गायब हैं, दे आर ऑल मिसिंग। तो ऐसे कौन से कुत्ते थे या कोई और जानवर थे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट की एक एक हड्डी को खावे और फ्लैश को उन्होंने छुआ ही नहीं? तो दिस मेक्स मोर सस्पिशियस, ये सस्पिशियस सर्कमस्टेंस, मिस्टीरियस भी है। व्हाई सिर्फ गर्दन? तो पॉसिबिलिटी जो हम प्रिज्यूम करेंगे एज लीगल एक्सपर्ट्स कि देयर वाज समथिंग जिसको छुपाने की कोशिश की मारने वाले। अब इसमें आज ही एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि वो लड़की नर्सिंग की इसमें, जहाँ पे ये लोग नर्सिंग को पढ़ाते हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। उन लोगों को ये भी पता होगा कि अगर थ्रॉटलिंग का अगर वो हम खुला छोड़ देंगे तो लिगेचर मार्क भी आ सकता है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बता सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके का काम किया हो कि वो वहाँ से निकाल लिए जाए। अब एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है इसमें। भिवानी की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि उसकी आँखों की सॉकेट्स खाली थे, और नीचे लिखा हुआ है प्यूपिल्स मिसिंग, कॉर्निया मिसिंग, लेफ्ट राइट दोनों, सिर्फ छोटे छोटे टिश्यूज़ पड़े हुए हैं अंदर। अब रोहतक पे आ जाइए, रोहतक वाले कहते हैं कि उसके प्यूपिल्स भी डीकम्पोज्ड थे और उसके कॉर्निया भी डीकम्पोज था। अब वो कैसे ग्रो कर गए? जो चीज़ है ही नहीं उसकी डीकम्पोजिशन कैसे हो जाएगी? भिवानी वाले तो कहते हैं है ही नहीं, आँख की सॉकेट सब कुछ निकला हुआ है, ये कहते हैं है डीकम्पोज कंडीशन में है। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है? वो तो चलो फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे, ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं? या उन्होंने इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे कर दी कि उन्होंने ये कह दिया कि आँख निकाल रखी थी उसकी? अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ भी, आँख से आई बॉल को निकालने के लिए अगर वो कुत्ते हैं तो वो दांतों से नहीं निकाल सकते। ये जगह इतनी छोटी है कि कुत्ते का चेहरे से उससे नहीं निकलेगी, वो पंजे से निकालनी, अगर निकाली है तो। लेकिन मांस खाने का तो लालच रहता है कुत्ते का भी, मांस को, लेकिन उसको खाने का लालच, आँख खाने का, और आँख निकालने का भी अगर उसने किया है तो पंजे से निकालेगा। पंजे से निकालेगा तो यहाँ पे सराउंडिंग एरियाज में पंजों के निशान मिलेंगे, पंजों के कोई निशान नहीं है। वो गर्दन पे कहते हैं कि नॉइंग है, जो उसके वो काटने का निशान से होते हैं, वो हल्के हल्के कहीं कहीं दिखाई दिए, लेकिन आँख तो पंजों से निकलेगी। अब रोहतक वाले ने सोची होगी यार अगर आँख से आई बॉल का निकालने की बात आएगी तो पंजे के निशान तो है ही नहीं, इसको कैसे दिखाएं? तो डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोजिशन दिखा दी उन्होंने। किडनी आधी भेजी लेफ्ट, आधी भेजी राइट, उसने आधी बॉडी में ही छोड़ दी। स्प्लीन का एक पार्ट भेजा, गॉल ब्लैडर का, लिवर का एक एक पार्ट भेजा। इन्होंने उन चीज़ों को गायब कर दिए हैं, कहते हैं दे आर मिसिंग। उन्होंने तो सारी चीज़ मिली हैं और उसके पार्ट्स भेजे हैं उन्होंने फॉरेंसिक में, तो मिसिंग कैसे हो जाएंगी? जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीजीएमएस रोहतक ने, उस दिन तक सारा मीडिया ये एफर्ट कर रहा था कि पीजीएमएस के डॉक्टर्स की बाइट आ जाए, कोई बात करके राजी नहीं था। लेकिन एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तब तक तो उनके पास सारी चीज़ें नहीं होती है। हमें ये बताया गया कि एक टीम ये सारे सैंपल्स लेके जाएगी, एविडेंस इकट्ठा करेगी, फिर वो कल नेक्स्ट डे यानी कि शाम को 4-5 बजे रिपोर्ट देगी। लेकिन उसी रात को सब कुछ हो जाता है और डिक्लेयर हो जाता है। देखिए सैंपल जो है, जो भी पुलिस वो डॉक्टर्स कलेक्ट करते हैं, उसको सील किया जाता है। डॉक्टर अपनी सील करके और पुलिस को हैंड ओवर करता है। पुलिस उसको ले जाके मालखाने में जमा करती है, वहाँ पे वो रजिस्टर में एंट्री होती है। उसके बाद आईओ
एक रिक्वेस्ट देता है कि इनको FSL में जमा कराना। वो रिक्वेस्ट मालखाना मॉरर को दी जाती है, वो उसको निकाल के जो भी कांस्टेबल या जिसके हाथ भी भेजनी है वो उसको हैंड ओवर करता है, फिर वो FSL में जाती है। अब FSL में वो रात को कोई काम नहीं करते, उनके भी वर्किंग आवर्स, 5 बजे के बाद वो काम नहीं करेंगे, वो अगले दिन पे जाएगा। तो ऐसा कौन सा वो था कि उन्होंने पोस्टमार्टम किया, सैंपल चले भी गए, जमा भी हो गए, मालखाने से बाहर भी आ गए, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भी चले गए और एग्जामिन भी हो गए और उसकी रिपोर्ट भी आ गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इतनी इमरजेंसी में बुलाया। कभी भी डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एक बात और, PGMS का तरीका, क्योंकि हम तो पिछले 15 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी बुलानी होती है ऑफिशियल ईमेल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फ़ोन आता है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम से हुआ, जो लोग पहुंच पाए वो पहुंच गए, और इसको कवर करने के लिए दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पूरे हरियाणा से रिपोर्टर तैयार थे। अगर एक मैसेज 1 घंटा पहले भी दिया जाता है तो सब पहुंच जाते। लेकिन ये बड़ा, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया ना तो ये रेप है और ये पॉइजन से हुआ, इस बात पर पूरा जोर दिया गया। एक्सप्लेनेशन उन आधी अधूरी जो दी गई उन्होंने वो दी। ये भी थोड़ा सस्पिशियस माल था कि क्या किसी प्रेशर में जैसी इन्वेस्टिगेशन हुई वैसी क्या ये उस इन्वेस्टिगेशन को ही एक सपोर्ट देने का तरीका था। देखिए, इन्होंने जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड जो बताया है वो बताते हैं, जैसा कि मुझे आज पता चला कि 1 लीटर की बॉटल उसने खरीदी है। 1 लीटर तो कंज्यूम नहीं किया हुआ उसने। उसके स्टमक के कंटेंट्स में 50 ml मिला है कुछ, जो कि भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्टमक कंटेंट्स सिर्फ 50 ml थे, जो बाकी हैं एब्जॉर्ब हो गए, जो चीज़ और हैं अगर वो पॉइजन था तो। और उसको पीने के बाद अगर आप क्वांटिटी वाइज उसका असर होता है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी है तो बहुत माइल्ड असर होगा, बढ़ती जाएगी और एक स्टेज आएगी कि जब आपको वो रेस्पिरेटरी फेलियर करेगी, आपका लंग्स जो हैं वो इमीडिएटली कंट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे डेथ होती है। अगर माइनर क्वांटिटी में देखा जाए तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड हमारी कोको कोला में भी होता है, हमारी पेप्सी में भी होता है, आमतौर पे सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिल जाए। आपको शायद ध्यान होगा, सुनीता राव का एक फाइंडिंग आई थी सेंटर फॉर साइंटिफिक एग्जामिनेशन की, जो है उसने दिया था कि जो एक्सेप्टेबल वो है उसका अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड जो होना चाहिए उससे ज़्यादा है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो वो पेस्टिसाइड अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हेयर बॉडी में ब्लड में मिल गया तो इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग। ड्राउजीनेस हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। और वो कंटेनर भी नहीं अभी तक वहाँ मिला, कुछ भी नहीं है। वो पिया है तो कहीं ना कहीं तो वो कंटेनर होना चाहिए। अगर ग्लास में पिया है डाल के वो मिले, बॉटल मिले। अगर 1 लीटर की बॉटल थी तो काफ़ी बड़ी बॉटल है, जानवर उस बॉटल को नहीं लेके जाएंगे और कोई आदमी उसको नहीं लेके जाएगा। सीन ऑफ क्राइम पे पुलिस पहुंचती है, सारा फॉरेंसिक वाले सबसे पहले वहाँ जाते हैं, उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन किया, वहाँ तो कुछ नहीं मिला। लेकिन साहब सुसाइड नोट की समझाइए, पुलिस 13 तारीख को बॉडी मिलती है, 5 से 6 दिन तक सुसाइड नोट के बारे में कोई थ्योरी नहीं आती है। 5 पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, SP का ट्रांसफ़र होता है, नया SP आता है, एकदम से प्रकट हो जाता है सुसाइड नोट। और वो भी IG रैंक के वाई पूर्ण सिंह इसको बताते हैं मीडिया को, ऑफिशियली इस बात को एडमिट करते हैं कि शुरू से ही हमारे पास सुसाइड नोट है। सत्संग भाई, आपको मैं सबसे पहले तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा, क्या इसको हम सुसाइड नोट कहेंगे जो ये दिया गया है? पूरे सुसाइड नोट के अंदर जिसको ये कहते हैं उसमें कहीं उस लड़की ने ये लिखा है कि मैं मरने जा रही हूँ, मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। कोई रीज़न भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उसकी लैंग्वेज देखिए। आज ही एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, अब जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, बोले मलिक साहब, लीजेंड जैसा शब्द, एक विलेज बैकग्राउंड से आने वाली लड़की जो कि अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी नहीं जानती, वो एक लीजेंड जैसे शब्द को इस समय इस्तेमाल करेगी। हमारा आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, थोड़े से भी डिस्टर्ब्ड होते हैं और तब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो हमारा हैंड राइटिंग अलग होता है। हम पीसफुली ढंग से बैठ के कुछ लिखेंगे तो हमारा हैंड राइटिंग अलग होता है। जितना साफ सुथरे ढंग से वो वर्ड्स बना बना के लिख रखे हैं, एक एजिटेटेड माइंड इतना क्लियरली लिख नहीं सकता।
उसके रनिंग हैंड की एक वो साथ में दे रखी है, अगर उसको साथ उसको मिला के देखें तो मिलता ही नहीं है। लेकिन पुलिस ने इतने दिन हाइड क्यों किया? यही समझ में नहीं आता। अगर था तो देखिए, जब वो एक मुझे आज ही मैंने देखा एक सीसीटीवी फुटेज में वो जाती दिख रही है, उसके अंदर एक बैग है उसके पास, दूर से दिखाई दे रहा है वाइट से कलर का एक बैग टंगा हुआ, वो बैग है व्हाटएवर इट इज़, हम डिसाइफर नहीं कर सकते लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी कपड़े सारे वैसे ही हैं, एक बैग सा है, लेकिन डेड बॉडी के आसपास वो बैग कहीं नहीं, वो कहाँ है उसका कोई पता नहीं। मोबाइल के बारे में भी डिटेल? मोबाइल के बारे में आज एक नई चीज़ आ गई कि जी उसने तो चैटिंग कर रखी थी। चैटिंग का कैसे पता चल गया आपको? मोबाइल तो रिकवरी नहीं हुआ। और वो तो कमेटी वाले बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब इस बात का कोई पुलिस ने कोई एडमिशन हुआ, ये कुल का है ही। तो एक तो अफवाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत, वो इन्वेस्टिगेशन को वो भी नुकसान करती हैं। फैक्चुअल पोजीशन को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छा, पुलिस का ये थ्रेट करना कि कोई भी मीडिया वाला या सोशल मीडिया पर अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक तरफ पुलिस कुछ बता नहीं रही है, पूरे स्टेट के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, सोशल मीडिया पर किसी को लिखने की मनाही है, मतलब ये थ्रेट भी क्यों? और फिर हर बार बदल रही हैं। देखिए, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप ऐसी चीज़ें मत लिखें जो वॉलेटाइल हो जी, जिससे माहौल बिगड़ सके। अगर हम फैक्ट्स को लेके कोई बात करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी अपने ढंग से करे, हम तो इन्वेस्टिगेशन के फ्लॉज ढूंढ रहे ताकि हम उनको हाईलाइट कर सकें। अगर वो इग्नोरेंस में पुलिस से सामने नहीं आए या वो इग्नोरेंस की वजह से उनको नहीं देख पाए या ओवरसाइट हो गई तो उनकी कोई मदद कर सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, अगर ये चीज़ें जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ आ सके तो कल को एक्यूज्ड इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इनको पॉजिटिवली क्यों नहीं देखती पुलिस, नेगेटिव वे में ही क्यों देख रही है? कुछ तो है जो पुलिस को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है मुझे आप ये बता दीजिए। सिर्फ उन्होंने पोस्टमार्टम करा लिया, ऑर्गन ऑफ फॉस्फोरस मिल गया, उसकी डेथ सुसाइड है, उसका इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन क्या की है? और भिवानी में जो पोस्टमार्टम हाउस में तो गले को काटा हुआ बताया गया और सस्पिशियस बताया गया कि हो सकता है रेप भी हो सकता है। वहाँ पे ये हुआ था। अब मलिक साहब, मेरे दो सवाल हैं मुख्य, जो शायद नए भी हैं हमारे ऑडियंस के लिए। एम्स की थर्ड ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम में क्या मिल सकता है और सीबीआई इसमें क्या जांच करेगी, क्या नया मोड़ लिया जा सकता है? देखिए, एम्स में जो बॉडी गई है वो 2 बार डाइसेक्टेड है और पोस्टमार्टम जो यहाँ पीजीआई में हुआ उसके बाद वो बॉडी हैंडओवर कर दी गई थी पुलिस को। पुलिस ने उसको किस कंडीशन में रखा, भिवानी की मॉर्चुरी में रखा होगा, वहाँ की मॉर्चुरी कितनी इफ़ेक्टिव है, उस बॉडी की क्या कंडीशन रही होगी, और ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुई है, और वो जो यहाँ पे जो डाइसेक्शन हुई उसमें कितनी इफ़ेक्टिवली उसको सूचर किया गया है, कितनी इफ़ेक्टिवली उसको वो किया गया है, उन सारी चीज़ों पे बहुत सी चीज़ डिपेंड करेगी। कुछ ऑर्गन्स जैसे वो यहाँ बता रहे हैं कि वो मिसिंग हैं, अगर वो यहीं मिसिंग कर दिए गए तो वो भी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अगर वो ओवरसाइट की वजह रह गए हैं तो वो उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। फिर एम्स की उससे हम सिर्फ एक, जो मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ उनको बतानी चाहिए, एक तो पॉसिबिलिटी ऑफ दीज इंजरीज ऑन द नीज, क्या ये फोर्सिबली उसको नीचे गिराने से या किसी चीज़ से आ सकती है? क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट करने की नीयत से किसी लड़की के ऊपर फोर्स किया जाए तो आ सकती है? उसके वैजिनल ऑरिफिस के ऊपर या उसके आसपास कोई रेडनेस, कोई स्क्रैचेस, कोई ब्रूजेस वो थे उसके बारे में, और उनको वो कपड़े ज़रूर मंगाने चाहिए जो उसने पहन रखे थे। जो मार्क्स ऑफ वायलेंस और जो एग्रेशन बताया गया है उसके बारे में वो एक स्पेशल अपना कमेंट दें कि हाँ, ये मार्क्स ऑफ एग्रेशन जो हैं ये सेक्सुअल असॉल्ट के वक्त आ सकते हैं। ये चीज़ें उनको ज़रूर बतानी चाहिए। फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कितनी क्वांटिटी में गया हुआ है उसकी बॉडी में, ब्लड का जो सैंपल गया है उसके अंदर आ जाता है कि इतना इसके अंदर परसेंटेज ऑफ वो है। उससे कितनी देर बाद उसकी डेथ होगी, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पीते ही डेथ नहीं होती, इट टेक्स टाइम। और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आदमी ग्लास में डाल के आराम से कोका कोला की तरह पी ले। वो जितनी पिएगा वो एक झटके के अंदर जितनी जाएगी वो चली जाएगी, उसके बाद नहीं जा सकती। क्या उस बॉडी के ऊपर कोई वॉमिटिंग के, फ्रॉथिंग के,
नॉस्ट्रिल्स के आसपास ब्लड के किसी तरीके के कोई वो मिले हैं जो कि एक नेचुरल साइंस हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के। उसकी लंग्स को उससे एग्जामिन नहीं किया गया कि वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस इज ऑन द लंग्स, रेस्पिरेटरी को अटैक करता है सबसे पहले वो। मलिक साहब, सभी लोग इस बात पर एग्री हुए हैं प्रोटेस्ट को लिफ्ट करने में, धरने को लिफ्ट करने में, कि सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, यानी कि सीबीआई ऐसा कुछ क्या निकाल के ला सकती है जो अभी तक नहीं आया। सत्सिंह भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सरकाज़म यूज़ करूँगा। हाँ। सीबीआई को आरुषि मर्डर केस भी दिया गया था। आरुषि मर्डर केस में एक आईजी साहब आए थे, शायद आपको ध्यान हो, सरदार जी, इनिशियली जो मेरठ के थे, उन्होंने आके एक बड़े सभ्य तरीके से एक चीज़ कही थी कि बच्ची के साथ इस तरीके से कोई नाजायज़ हरकत हो रही थी जो फादर ने देख ली और वो उसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने मार दिया उसको। बहुत सभ्य तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कर दिया था, क्लियर कर दिया था। उसके बाद वो सीबीआई आई और सीबीआई ने क्या किया उसके साथ, पता नहीं कहाँ घुमाया, क्या किया, खुखरी ले आए, कभी सर्जिकल ब्लेड ले आए, सारे नेपाली उनको ले आए, एक इतना बड़ा मामला बना देते हैं उसको, होता कुछ नहीं है। आज ये सीबीआई को दे दो, सीबीआई अब इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करेगी अपनी, वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करेगी जी, अपनी अलग करेगी, अलग करते हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ से अपना रिकॉर्ड लेंगे, फिर उनकी टीम आएगी। इतने दिन में वो सीन ऑफ क्राइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा इसको किसी को नहीं पता। इनसे जो लेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वो यही हैं। मेन चीज़ मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर हरियाणा के बहुत काबिल ऑफिसर्स की एक एसआईटी बना के ये केस उनको हैंड ओवर कर दी जाए, वो इसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सिरे पे पहुंचा देंगे। सीबीआई के पास जाने का मतलब है ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उनके पास जाने के बाद 5-6 साल से पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। कितने ही केसेस आप उठा के देख लो। यहाँ हमारे रोहतक में भी एक प्रोफेसर साहब नहर में डूब के जिनकी डेथ हुई थी, वो भी गया था सीबीआई में, चल ही रहा है। जाट आरक्षण के केसेस भी दिए थे सीबीआई को, वो चल ही रहे हैं। कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं उनका कन्विक्शन रेट। उनके केसेस ही 10-10, 12-12 साल चलते हैं। बाबा राम रहीम को वो जो जज साहब थे वो जगदीप सिंह, वो थोड़े से उसमें थे ज़्यादा हाइपर उसके अंदर मोड में, और उनको ये था कि हाँ मेरे को न्याय करना है, तो उन्होंने ये कर दिया। नहीं तो ये भी लटके रहते हैं, आज भी लटके हुए हैं बहुत से मामले इनके। 2002 में मामला हुआ था बाबा राम रहीम वाला, और 2017 में 17 या 18 के अंदर उसका जाके कहीं हुआ। तो ये अब 4-5 साल तो निकालेंगे इन्वेस्टिगेशन में, फिर 12-13 साल निकलेंगे इसके ट्रायल के अंदर, अगर कोई पकड़ा जाएगा तो। जबकि सबसे पहली चीज़ तो पुलिस के ये लिए था, मौके पे जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से डंप उठाते, वहाँ पे अवेलेबल जो थे, मुझे पता नहीं, वो बताया गया है कि वहाँ किसी गाड़ी के निशान मिले हैं टायर्स के। अगर किसी गाड़ी के टायर्स के निशान मिले हैं तो वो उसको उठाएं वहाँ से, उससे ये पता चल जाएगा किस ब्रांड के टायर से। डंप उठाएं, उसके अंदर जो लोग जिनके मोबाइल फ़ोन वहाँ एक्टिव हैं उनको इंटेरोगेट करें, उनके घर पे जाएं, उनसे देखें कि उनके पास कोई ऐसी गाड़ी है क्या। अगर कोई गाड़ी ऐसी मिलती है तो उस गाड़ी के अंदर मिट्टी के टुकड़े मिलेंगे, उनको लेके उस जगह की ज़मीन की मिट्टी से आप केमिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मलिक साहब, प्रोटेस्ट के दौरान हजारों लोग तो ऑलरेडी वहाँ, वैसे पता नहीं कितने जा चुके, अब तो कुछ वो इतना कॉन्टेमिनेट हो चुका है वो सीन ऑफ क्राइम, उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। मलिक साहब, एक और चीज़ जो हमें मतलब पूछनी चाहिए, क्योंकि आप किस तरह के केसेस डील करते रहते हो, क्या ऑनर किलिंग का भी कोई एंगल हो सकता है? देखिए, ऑनर किलिंग के बारे में, अगर ऐसे ऑनर किलिंग करनी होती, ऐसे ब्रूटैलिटी नहीं होती उसके अंदर। ऑनर किलिंग के अंदर सिंपल डेथ होती, आपने मार दिया। जितने भी आपने कभी देखे होंगे उसमें यही है कि तलवार ली, मार दी, गोली मार दी और कर दिया। ऑनर किलिंग के अंदर ब्रूटैलिटी नहीं होती, ये जिस तरीके से ये किया गया है। और अगर ये ऑनर किलिंग होती तो पुलिस इतना ज़्यादा ये जो हो लार जो छुपाने की कोशिश है, ये चीज़ें नहीं। इट कैन नॉट बी ऑनर किलिंग। मैं तो इस पर डाउट करता हूँ, बाकी होने को तो भगवान पता नहीं क्या कर सकता है। मैं तो अपनी एक प्रिजम्पशन बता सकता हूँ, ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। ये वो लड़की कहीं जाना चाहती थी, जहाँ तक मेरे को वो सुसाइड नोट से लगता है कि वो माँ बाप पे बोझ सा बन रही थी, अगर वो सच में वो उसका लिखा हुआ है और वो शी वांटेड टू लीव। और या
उसका वहाँ पे कोई किसी तरीके का किसी से कोई जान पहचान रही हो, कुछ हो। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं दसियों बार अपने केमिस्ट के पास जाता हूँ, दवाई लेता हूँ, फलाना लेता हूँ, लेके चला आता हूँ, मैं तो बिल ऑफ परचेज कभी नहीं लेता। कभी लेते, कभी सोचा ही नहीं। और वो जहर खरीद रही है, उसका बिल ले रही है। ये सस्पिशियस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा यही होगा हरियाणा पुलिस के लिए। मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि उनको ये कह देना चाहिए भाई सीबीआई से वापस ले लो, अपनी यहाँ की कोई अच्छी उनके ऑफिसर्स की टीम बना दो। अगर आपने सच में कुछ निकालना है और ठंडे बस्ते में डालना है तो सीबीआई में चला ही गया, अपना हो जाएगा, कुछ नहीं होना सीबीआई के अंदर। सीबीआई कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग एल्स इन दिस केस जो कि यहाँ हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ आज एडवोकेट प्रदीप मलिक जी। मलिक साहब ने हर तथ्य को लीगली और इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पर हर चीज़ अपने तरीके से, जो इनका डेकेड्स ऑफ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर जांच करके हमें ये चीज़ बताई है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे बढ़ेगी, वो चीज़ सामने आएंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मलिक साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।